हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक की फर्स्ट लेसन। पहला लेसन है राख की रस्सी। इस बुक में अभी क्लास 5 की ये हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस किताब में आप लोगों को जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, वो सब आमतौर पर संस्कृति के अंतर्गत रखी गई है। कहीं किसी भी जगह की संस्कृति यानी कि संस्कृति में हमारा बहुत बड़ी चीज होती है संस्कृति, और उसके अंतर्गत जो है विरासत भी आती है, जैसे कि अपने पूर्व, जिससे कि हमें अपने पूर्वजों की याद आती है। और आज जो लेसन है राख की रस्सी, इसमें एक तिब्बत की लोक कथा है जो कि समाज की वहाँ की तिब्बत की समाज की एक झलक दे जाती है। अगर हम लोग तिब्बत नहीं भी गए हैं, लेकिन इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें भी पता चलेगा कि तिब्बत कैसी होगी, थोड़ी सी झलक हमें मिल जाएगी। और अगर अपने आसपास के इलाकों की आप लोग कथाएं पढ़े या फिर किसी बड़े बूढ़े से सुने, तो उसका इसमें भी हमें कोई अगर बड़े बूढ़े इस कहानी सुनाते हैं, अपनी पुरानी लोक कथाएं सुनाती है, तो अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में आप लोग जान पाएंगे। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमें अपने संस्कृति से, अपने इतिहास से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। इसके लिए हमें लोक कथाएं पढ़नी चाहिए और बड़े बूढ़ों से सुननी भी चाहिए। तो आज इस लोक कथा में, जो कि तिब्बत की है, इसमें क्या है हम देखते हैं, और इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा मैप ऊपर तिब्बत आप लोग को वहां पे दिखाई दे रही होगी। तिब्बत जो है वो चाइना का राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है और इसकी भूमि जो है मुख्य रूप से पठारी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। लोनपो गार जो है वो मंत्री थे। राजा कौन थे? सोनगवसेन गाम्पो, उनके राजत्व में ये मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कौन? लोनपो गार जो मंत्री थे वे। कोई उनके सामने टिकता न था। वे बहुत चालाक थे और बहुत हाजिर जवाबी थे। मीन्स जैसा भी प्रश्न करो उत्तर उनके मुंह में रहता था, तो बहुत चालाक थे। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अच्छे से जिंदगी चल रही थी, लेकिन उनका बेटा जब बड़ा होते जा रहा था, तो उनकी चिंता भी बढ़ती चली जा रही थी। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। बच्चा जो है, उनका बेटा जो है, बहुत भोला था और होशियारी बिल्कुल नहीं थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तब लोनपो गार को बहुत चिंता हुई कि इतने सीधे साधे बेटे से बाद में अगर वो नहीं रहेंगे, जब तब उनके बेटे का क्या होगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। तो लोनपो गार ने अपने बेटे से एक बार 100 यानी कि 100 भेड़े यानी कि शीप देते हुए कहा कि इन्हें लेकर शहर जाओ, इनको बेचना भी नहीं है, मारना भी नहीं है, लेकिन 100 जौ के बोरों के साथ आना है वापस। तो 100 जौ के बोरे कहाँ से खरीदेगा अगर भेड़ों को बेचना भी नहीं है और मारना भी नहीं है। देखते हैं अभी क्या करता है उनका बेटा। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, तो स्ट्रिक्टली कह दिया। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। कहाँ रवाना किया? शहर की तरफ। बेटे को किसके साथ? भेड़ों के साथ, 100 भेड़ों के साथ। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अरे, लोनपो गार शहर तो पहुंच गया, लेकिन इतने सारे 100 बोरे जौ को लेके जो जाना था, उसके लिए तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो उसी को सोच विचार करके सड़क के किनारे ही बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो?
लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो उस लड़की ने जब देखा कि इतना सोच विचार में कौन बैठा है, तो जाके पूछा कि क्या बात है, तुम इतने दुखी मन से क्यों बैठे हो। तब लोनपोगार के बेटे ने अपनी बात जब बताई, तब उसने कहा कि इसमें इतनी दुखी होने की कोई बात नहीं है, इसका हल यानी इसका उत्तर मैं निकाल देती हूँ। इस हल का मतलब क्या, सॉल्यूशन होता है। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। ओ, ये लड़की बहुत चालाक थी। उसने भेड़ों के बाल निकाल के उसको बेच के 100 बोरे, जितने भी पैसे मिले उसे 100 बोरे जौ के खरीद कर भेज दिया उस लड़के को। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब लोनपोगार के बेटे ने जाके अपने लोनपोगार को बताया कि पूरी कहानी, लेकिन तब भी उसके पापा जो है वे खुश नहीं हुए। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए, कुछ भी बिना बोले उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि बेचने से तो मना किया था। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अभी जिन भेड़ों के बाल उतर चुके हैं उनको लेके जाने के लिए कहा, और फिर से 100 बोरे जौ के खरीद के लाने को कहा है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई। तो नेक्स्ट टाइम जो है बिना बाल के भेड़ों को ले जाकर वो उसी रास्ते के किनारे जाके फिर बैठ गया। उसे लगा था कि लड़की आएगी उसकी मदद करने, और वो आई भी। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। फिर एक तरीका लड़की ने निकाला। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे भेज दिया। उसने इस बार सींग काट लिए भेड़ों के, और उसको बेचकर जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। इस बार लोनपोगार ने एक बुद्धि किया और उस लड़की से कहने के लिए कहा कि राख यानी कि तुम्हें पता है राख क्या होता है? जब हम लोग आग जलाते हैं उसके बाद जो बची कुची ऐश जो रह जाती है वही राख होता है। तो राख की रस्सी बनाकर देने के लिए कहा, वो भी 9 हाथ लंबी। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अच्छा, अब लड़की बहुत चालाक थी। उसने कहा, ठीक है, मैं राख की रस्सी बना देती हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम्हें तुम्हारे पिता को वह रस्सी गले में पहननी पड़ेगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तब लोनपोगार को जब जाके बताया कि वो राख की रस्सी तो बना देगी लेकिन आपको गले में पहनना होगा, तब लोनपोगार ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, और मंजूरी दे दी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा, मीन्स कोई भी पत्थर के ऊपर रखा और जला दिया। 9 हाथ की रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। ये देखो, रस्सी जल तो गई, ये जो राख है वो लेकिन वहीं पर पड़ा रहा। इसी तरह से
इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। सिल यानी कि जो पत्थर था उसके ऊपर रस्सी रख के जो जलाई थी, उसको उसी तरह से लेकर लोनपो गार के पास गई और कहा कि अभी इस रस्सी को उठाकर आप पहनिए। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये तो सिर्फ आग के जलने के बाद की ऐश है, राख है, तो उसको तो कैसे हाथ में उठा के पहना जाए। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब जब लड़की इतनी समझदार थी तो उन्हें लगा कि अभी इसी लड़की के साथ लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया और शादी बहुत धूमधाम से करा भी दी। इस चित्र को देखिए, ये घर की शैली जो है वो तिब्बतन शैली में है। ये ड्रेस जो पहना है, पहनावा जो है वो भी तिब्बतन स्टाइल का पहनावा पहना है। तो इसके साथ ये लेसन हमारा यही समाप्त होता है। और हाँ, मैं क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो जो यहाँ नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये लेसन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से रीडिंग करना सीख लें और जितने भी हार्ड वर्ड है उसे अंडरलाइन करते हुए जाएं और उसका डिक्टेशन भी ले ले। घर के किसी को भी कहकर आप लोग उसका डिक्टेशन लेके बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।